स्टूडेंट्स का आज की इस खास डीप डाइव क्लास में स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी पूरी तरह से तैयार हैं। आज का हमारा ये सेशन एक रेगुलर क्लास से थोड़ा अलग होने वाला है। आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान और इतिहास के कुछ बहुत ही बेहतरीन बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी MCQs पर एक लाइव टेस्ट जैसी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये एक मौका है ये समझने का कि परीक्षा में पेपर सेट करने वाले का दिमाग आखिर काम कैसे करता है। सही कहा आपने। तो सबसे पहले मैं आज के नियम साफ कर देती हूँ। हम एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे। मैं क्लियरली क्वेश्चन पढ़ूंगी और उसके चारों ऑप्शंस भी पढ़ूंगी। उसके बाद आप सबको सोचने के लिए थोड़ा समय दिया जाएगा। फिर हम सही उत्तर और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। और क्लास, एक बात हमेशा याद रखिए, परीक्षा में सिर्फ सही उत्तर जानना ही काफी नहीं होता। बाकी के 3 विकल्प गलत क्यों हैं, उन्हें वहां क्यों रखा गया है, इस एलिमिनेशन टेक्निक को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एकदम सही पॉइंट है। एलिमिनेशन टेक्निक ही असल में एग्जाम क्लियर करवाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये लाइव MCQ टेस्ट शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 61। क्लास, अपनी नोटबुक्स तैयार रखिएगा। हाँ जरूर। तो प्रश्न है, गुरु गोविंद गिरी के संबंध में असत्य कथन है। ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन पूछा गया है। बिल्कुल। अब मैं विकल्प पढ़ रही हूँ। ऑप्शन ए, उनका जन्म डूंगरपुर जिले के बेड़सा गांव में हुआ। ऑप्शन बी, उन्होंने भीलों के उत्थान हेतु समाज सुधार कार्य किया। ऑप्शन सी, वे कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य थे। ऑप्शन डी, उन्होंने 1911 में सिरोही को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और सोचिए। चलिए, उम्मीद है आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। जी हाँ, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस एक अकेले प्रश्न से हमें हिस्ट्री के 3 बिल्कुल सही फैक्ट्स याद करने को मिल रहे हैं। मतलब क्योंकि ऑप्शन डी असत्य है तो बाकी के 3 ऑप्शंस अपने आप में सत्य कथन बन जाते हैं ना। एकदम सही समझिए आप। और यही इस असत्य कथन वाले फॉर्मेट की खूबसूरती है। स्टूडेंट्स को हमेशा याद रखना चाहिए कि ऑप्शन ए यानी गुरु गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर के बेड़सा गांव में हुआ था, ये एक सॉलिड फैक्ट है। ऑप्शन बी, उन्होंने भीलों के लिए समाज सुधार का काम किया, ये भी बिल्कुल सच है। और ऑप्शन सी, वे साधु राजगिरी के शिष्य थे, ये तीसरा सत्य है। परीक्षा के नजरिए से इन तीनों सत्य कथनों को अपने नोट्स में अभी लिख लीजिए। ये सच में एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है पढ़ाई करने की। एक गलत ऑप्शन को पकड़ो और 3 नए सही फैक्ट्स अपने नोट्स में जोड़ लो। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। ये वाला प्रश्न थोड़ा ट्रिकी होने वाला है। हाँ, इसमें एग्जाम का प्रेशर साफ दिखता है। प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए प्रोजेक्ट ग्रीन, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट ट्री, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट रेन, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट बोल्ड। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा लॉजिक लगाइए और शब्दों के जाल को समझने की कोशिश कीजिए। तो क्लास, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी प्रोजेक्ट बोल्ड। देखिए, यहाँ पर एग्जामिनर ने आपके दिमाग के साथ एक बहुत ही बढ़िया खेल खेला है। जब क्लास में कोई स्टूडेंट मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन को रोकने की बात सुनता है तो उसका दिमाग तुरंत प्रकृति से जुड़े शब्दों की तरफ भागता है। बिल्कुल, जैसे कि ग्रीन, ट्री या रेन। और यही पहले 3 ऑप्शंस है। सही पकड़ा आपने। एग्जामिनर जानता है कि जल्दबाजी में स्टूडेंट सोचेगा कि पेड़ लगाने हैं तो प्रोजेक्ट ट्री होगा या हरियाली लानी है तो प्रोजेक्ट ग्रीन होगा। लेकिन यहाँ सवाल का दूसरा हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। इस विशिष्ट आयोग के इस खास कार्यक्रम का नाम प्रोजेक्ट बोल्ड है। ये नाम एक एक्रोनिम है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। हमेशा सीधे अर्थ वाले नामों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन। कभी कभी हमारा खुद का कॉमन सेंस ही हमारे खिलाफ काम कर जाता है। हमें बस यही सीखना है कि इन ट्रैप से कैसे बचें। चलिए क्लास, अपनी एनर्जी बनाए रखिए। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 63 की। कला और संस्कृति का ये बहुत ही क्लासिकल सवाल है। जी, प्रश्न है, भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से किस शहर में स्थित है। और विकल्प इस प्रकार है, ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी धौलपुर,
ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी जयपुर। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सोचिए, राजस्थान की कला और संस्कृति का कौन सा शहर प्रमुख केंद्र रहा है? चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उदयपुर। हाँ, देखिए क्लास, जब भी बात भारतीय लोक कला मंडल की आती है तो आपको बिना किसी कंफ्यूजन के इसे सीधे उदयपुर शहर से जोड़ना है। राजस्थान की लोक कलाओं जैसे कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में इस संस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये एक सीधा फैक्ट बेस्ड सवाल था, लेकिन इस फैक्ट का इस्तेमाल हम अगले सवाल में कैसे कर सकते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 64। इस सवाल में आपको पिछले सवाल का लॉजिक अप्लाई करना है। प्रश्न सुनिए। राजस्थान में समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? विकल्प है ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पिछले सवाल और इस सवाल के कनेक्शन पर ध्यान दीजिए। तो क्लास, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उदयपुर। अब यहाँ एक बहुत ही शानदार पैटर्न निकल कर आता है। पिछला प्रश्न था लोक कला मंडल के बारे में, जिसका उत्तर उदयपुर था, और ये प्रश्न है देश हितैषिणी सभा के बारे में, इसका उत्तर भी उदयपुर है। मतलब एक ही शहर कला का भी केंद्र है और समाज सुधार का भी। एकदम सही। क्लास को यही पैटर्न याद रखने की ट्रिक सीखनी चाहिए। राजपुताना में समाज सुधार से जुड़ी इस विशेष सभा यानी देश हितैषिणी सभा का केंद्र महाराणा सज्जन सिंह के समय में उदयपुर ही था। जब आप इस तरह से तथ्यों को लिंक करते हैं तो हिस्ट्री याद रखना बहुत आसान हो जाता है। सच में फैक्ट्स को आइसोलेट करके पढ़ने से बेहतर है उन्हें एक दूसरे से जोड़कर पढ़ना। चलिए, इतिहास के सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न टाइम पीरियड यानी समयकाल के महत्व को दर्शाता है। प्रश्न है, कान्यादेव ब्रैकेट में लिखा है 1305 से 1311 ईस्वी किस वंश का शासक था? विकल्प इस तरह है, ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बी सिसोदिया, ऑप्शन सी राठौर, ऑप्शन डी गुहिल। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ब्रैकेट में लिखी उस तारीख पर अपना दिमाग लगाइए। उम्मीद है आपने सही ऑप्शन चुन लिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चौहान। हिस्ट्री के इस पहलू पर अगर हम रोशनी डालें तो एग्जामिनर ने ब्रैकेट में जो समय अवधि दी है 1305 से 1311 ईस्वी, वही इस सवाल की सबसे बड़ी हिंट है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो जालोर के संदर्भ में इस समय काल में कान्हड़देव का शासन था, जो कि चौहान वंश से संबंध रखते थे। तो बाकी के जो ऑप्शंस हैं सिसोदिया, राठौर और गोहिल, वो यहाँ बस कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। बिल्कुल। जालोर में उस वक्त चौहानों की सोनीगारा शाखा का राज था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का जो समय था वही ये 1305 से 1311 का दौर है। इसलिए क्लास डेट्स को कभी इग्नोर मत कीजिए। हिस्ट्री में डेट्स और वंश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। बहुत ही बढ़िया जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। ये सवाल भूगोल और इतिहास दोनों को मिलाकर एक नया भ्रम पैदा करता है। ये एक क्लासिक ज्योग्राफिकल बायस यानी भौगोलिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। प्रश्न है, संत दादू का जन्म कहाँ हुआ था? और विकल्प हैं ऑप्शन ए सांगानेर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी गांधीनगर। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सोचिए कि आप राजस्थान जीके का पेपर दे रहे हैं, तो आपका इंस्टिंक्ट क्या कहेगा? तो स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अहमदाबाद। देखिए, जब हम क्लास में राजस्थान के संत के बारे में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स अक्सर ये सोच लेते हैं कि अगर संत राजस्थान में पूजनीय हैं तो उनका जन्म भी राजस्थान में ही हुआ होगा। जैसे यहाँ ऑप्शन ए में सांगानेर दिया गया है। हाँ, क्योंकि संत दादू ने सांगानेर के पास नारायणा में अपना मुख्य पीठ स्थापित किया था, तो सांगानेर सुनकर लगता है कि यही सही होगा। एकदम सही कहा आपने। पर सच्चाई ये है कि संत दादू दयाल का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। बाद में वे राजस्थान आए थे। एग्जामिनर ऐसी ही छोटी छोटी गलतियों का फायदा उठाकर स्टूडेंट्स को ट्रैप करते हैं। परीक्षा में ऐसे ही सवाल मेरिट तय करते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने कॉमन सेंस को हमेशा क्रॉस चेक करना चाहिए, खासकर जब बात जन्म स्थान या ज्योग्राफी की हो। चलिए, अब ज्योग्राफी से ही जुड़ा एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। ये सवाल एलिमिनेशन टेक्निक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होने वाला है। प्रश्न है, राजस्थान में मावत का संबंध है। ध्यान से सुनिएगा ऑप्शंस को। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती मानसून से,
ऑप्शन सी उत्तर पूर्व मानसून से, ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभों से। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। शब्दों पर ध्यान दीजिए क्लास, और गलत ऑप्शंस को हटाने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिमी विक्षोभों से। चलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। मावट सर्दियों में होने वाली उस खास बारिश को कहते हैं जो रबी की फसल के लिए अमृत मानी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि ये आती कहां से है। अगर आप विकल्पों को देखें तो पहले 3 विकल्पों में एक शब्द कॉमन है, मॉनसून। हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून, प्रत्यवर्ती मानसून और उत्तर पूर्व मानसून। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा कैच है। मावट का संबंध भारत में आने वाले रेगुलर मॉनसून सिस्टम की किसी भी दिशा से नहीं है। ये मॉनसूनी बारिश नहीं है। इसे भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लेते हैं। तो आप सीधे तौर पर मॉनसून वाले तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे। क्या शानदार लॉजिक है। यानी अगर किसी को सर्दी की बारिश का कॉन्सेप्ट पता हो तो उसे बस मॉनसून शब्द को रिजेक्ट करना था। चलिए अब थोड़ा आभूषणों यानी ज्वेलरी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। ऑड वन आउट यानी सबसे अलग विकल्प को पहचानने का टाइम आ गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सर का नहीं है? ध्यान दीजिए, सवाल में नहीं है पूछा गया है। जी हाँ, ऑप्शन ए बोरला, ऑप्शन बी तिकड़ा, ऑप्शन सी रखड़ी, ऑप्शन डी गोखरू। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तीसरी नजर का इस्तेमाल कीजिए, कौन सा नाम उस ग्रुप में फिट नहीं बैठता। समय समाप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोखरू। क्लास, इस एक सवाल से हमें आभूषणों के बारे में एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। सवाल पूछ रहा है कि कौन सा आभूषण सर का नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाकी के 3 आभूषण डेफिनेटली सर पर पहने जाते हैं। यानी बोरला, टिकड़ा और रखड़ी, ये तीनों सर पर पहने जाने वाले आभूषण हैं। एकदम सही। जब आपको ये कंफर्म हो गया कि बोरला, टिकड़ा और रखड़ी सर के आभूषणों का एक परिवार हैं, तो जो बचा हुआ विकल्प है गोखरू, वही इस समूह से अलग है। गोखरू असल में कलाई या हाथ में पहना जाता है। तो इस ऑड वन आउट ट्रिक से आप बिना टेंशन के सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। ये ट्रिक सच में एग्जाम के प्रेशर को कम करने में बहुत मददगार साबित होती है। खैर, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 69। ये कला और कलाकार से जुड़ा सवाल है और इसमें हम एक नया फॉर्मूला सीखेंगे, मेमोरी ट्रायंगल वाला फॉर्मूला। प्रश्न सुनिए, भिलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? विकल्प है ऑप्शन ए सांझी, ऑप्शन बी मांडना, ऑप्शन सी फड़, ऑप्शन डी कठपुतली। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इन तीनों कड़ियों को जोड़िए, श्रीलाल जोशी, भिलवाड़ा और। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फड़। यहां मैं क्लास को 2 फैक्ट्स को जोड़कर एक ट्रायंगल बनाने की टेक्निक बताना चाहूंगा। पहला बिंदु है व्यक्ति का नाम और स्थान, यानी भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी, और दूसरा बिंदु है उनकी कला यानी फड़। तो ट्रायंगल का तीसरा बिंदु क्या होगा? तीसरा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। श्रीलाल जोशी जी ने भीलवाड़ की इस फड़ चित्रकला को दुनिया भर में पहचान दिलाई। जब आप इस तरह से एक विजुअल मेमोरी बनाते हैं तो आप कठपुतली, जो कि उदयपुर और जयपुर की तरफ ज्यादा फेमस है, या मांदना से उन्हें कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेम, प्लेस, आर्क, इस ट्रायंगल को हमेशा याद रखिए। बहुत ही लाजवाब टेक्निक है। चलिए क्लास, अब हम आज के इस लाइव टेस्ट के आखिरी और सबसे शानदार सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। नदियों के भूगोल पर आधारित ये सवाल है, और इस आखिरी प्रश्न को हम पूरी ऊर्जा के साथ सॉल्व करेंगे। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। प्रश्न है, राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नांकित नदी शामिल नहीं है। एक बार फिर नहीं है पर फोकस कीजिए। विकल्प है ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी बैराज, ऑप्शन सी खारी, ऑप्शन डी डाई। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अपने दिमाग में नदियों का समीकरण बनाइए। तो स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बैराज। क्लास, इस आखिरी प्रश्न को याद रखने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। राजमहल, जो कि टोंक जिले में है, वहां का त्रिवेणी संगम यानी 3 नदियों का मिलन। इसका फॉर्मूला इस प्रश्न के अंदर ही छिपा है, बनास, खारी और डाई। जब ये तीनों नदियां मिलती हैं तब राजमहल का ये महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगम बनता है। तो यानी समीकरण हुआ बनास प्लस खारी प्लस डाई। एकदम सही, बनास प्लस खारी प्लस डाई। अब इस समीकरण में बेड़च का कोई काम नहीं है। बेड़च इस संगम का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। बेड़च तो बिगोड़ में बनास और मेनल के साथ मिलकर एक अलग त्रिवेणी संगम बनाती है।
इसलिए आपको बस इस फॉर्मूले को रटने के बजाय समझकर याद करना चाहिए। क्या बात है! मैथ के फॉर्मूला से ज्योग्राफी याद करना, ये सच में एक ऐसी डीप डाइव है जो किसी भी परीक्षार्थी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। बिल्कुल। और मेरा सभी स्टूडेंट से यही कहना है कि जब आप MCQ सॉल्व करते हैं तो उन्हें सिर्फ रटने की चीज मत मानिए। ये समझने की कोशिश कीजिए कि पेपर बनाने वाला आपसे क्या जानना चाहता है। गलत विकल्पों का विश्लेषण करना ही सफलता की असली कुंजी है। बहुत खूब। आज की इस बेहतरीन और इंटरैक्टिव क्लास के लिए सभी स्टूडेंट्स का और हमारे एक्सपर्ट को टीचर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने सिर्फ सवाल नहीं सॉल्व किए बल्कि सोचना सीखा है। मुझे भी इस क्लासरूम सेटअप में इन ट्रिकी सवालों का पोस्टमार्टम करके बहुत मजा आया। और दोस्तों, इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं आप सब के दिमाग में एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। आज हमने देखा कि कैसे उदयपुर जैसा एक शहर कला मंडल के माध्यम से संस्कृति को भी सहेज रहा था और देश हितैषिणी सभा के जरिए समाज में सुधार भी ला रहा था। तो अगली बार जब आप किसी भी शहर का इतिहास पढ़ें तो सोचिएगा जरूर कि उसका भूगोल और उसकी संस्कृति आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। क्या कला का विकास और समाज सुधार हमेशा एक साथ चलते हैं? इस सोच के साथ अपनी तैयारी जारी रखिए। हम ऐसी ही एक और मज़ेदार क्लास और नए टॉपिक के साथ जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।